नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अभिधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है। इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और अर्थ किसे कहते हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ को समझे बिना शब्द शक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले शब्द और अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कविता का निर्माण शब्द और अर्थ के संयोग से होता है, यानी शब्द और अर्थ मिल करके ही कविता का निर्माण करते हैं। शब्द और अर्थ से ही काव्य का सृजन होता है। यानी कविता में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहला है शब्द और दूसरा है अर्थ। इन्हीं दोनों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या है और अर्थ क्या है। पहले हम लोग देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द सार्थक ध्वनियों का समूह होता है। अर्थ की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी शब्द जो होता है सार्थक ध्वनियों का समूह है, यानी कुछ ध्वनियां आपस में मिल करके एक शब्द का निर्माण करती हैं, जिससे हमें एक अर्थ की प्राप्ति होती है। अगर हम शब्द को और अधिक बांट देते हैं तो हमें किसी प्रकार के अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अर्थ के दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं और अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ किसे कहते हैं। शब्दों को सुनकर जो हम समझते हैं उसे अर्थ कहते हैं। यानी कोई शब्द हम सुने और सुन करके जो हम समझ पाए हैं उसी को हम लोग अर्थ कहते हैं। शब्द को सुनकर ही हम अर्थ को समझते हैं, यानी शब्द जो हो गए अर्थ का बोध कराने वाले बोधक हैं। शब्द क्या है? बोधक है, जो अर्थ का बोध कराते हैं, और अर्थ जो है बोध्य हैं। यानी शब्द और अर्थ में जो संबंध है वह बोधक और बोध्य का संबंध है। शब्द जो है बोधक हैं और अर्थ जो है बोध्य है। यहाँ हम लोगों ने शब्द और अर्थ को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति क्या होता है? जिस व्यापार या वृत्ति से शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जिस व्यापार के माध्यम से, जिस वृत्ति के माध्यम से शब्दों में निहित अर्थ को हम ग्रहण करते हैं उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द शक्ति वे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम शब्दों में निहित अर्थ को जान पाते हैं। यानी एक शब्द है, उस शब्द में कोई ना कोई अर्थ निहित होता है। जिन तत्वों के माध्यम से उस शब्द के अर्थ को हम जान पाते हैं उसी तत्व को शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ को प्राप्त करने के साधन हैं। यानी शब्द शक्ति के माध्यम से ही हम शब्द में निहित अर्थ को जान पाते हैं। शब्द शक्ति का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है जिसके माध्यम से हम अर्थ की प्राप्ति कर पाते हैं। आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति को परिभाषित किया है और उन्होंने शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए लिखा है, शब्दार्थ संबंध शक्ति। यानी शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है। मम्मट के दृष्टि में शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, जिन तत्वों के माध्यम से शब्दों में निहित अर्थ का बोध होता है उन्हीं तत्वों को शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं। यानी शब्द शक्ति के माध्यम से ही शब्द के अर्थ की प्राप्ति हमें होती है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं शब्द शक्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार का होता है। लेकिन शब्द शक्ति के प्रकार को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं। शब्द के प्रकार को बिना जाने शब्द शक्ति के प्रकार को जानना संभव नहीं होगा। तो शब्द मुख्यतः दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं और शब्द शक्ति भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले शब्द देख लेते हैं। वाचक, लक्षक और व्यंजक, यही शब्द के तीन प्रकार होते हैं। वाचक से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसे वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, कहीं कहीं इसे अभिधेयार्थ के रूप में भी जाना जाता है। लक्षक शब्दों से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजक शब्दों से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। शब्द शक्ति भी तीन प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं
और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से जिस प्रकार के अर्थ की प्राप्ति होती है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। यानी हम लोगों ने ये देखा कि शब्द शक्ति जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी 3 प्रकार के शब्द शक्तियों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अभिधा शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस पे चर्चा हम लोग करते हैं। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा ही शब्द के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है। मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शक्ति को अभिधा कहते हैं। यानी जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का मुख्य अर्थ, अभिधेयार्थ हम जान पाते हैं उसी को अभिधा शब्द शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञात होता है। यानी जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है, जो लोक में प्रचलित अर्थ होता है, वो अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। अभिधा से 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध होता है। इन 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ हम अभिधा के माध्यम से जान पाते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इन तीनों प्रकार के शब्दों के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होते हैं, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। इनकी व्युत्पत्ति नहीं होती, यानी इनको बनाया नहीं जा सकता है, 2 शब्दों को जोड़कर इनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। रूढ़ शब्दों के अवयव को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई रूढ़ शब्द है उसके अक्षरों को हम अलग अलग कर देते हैं तो उससे कोई अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे गढ़ है, घोड़ा है, घड़ा है, ये जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द हैं। अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो इसके अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार के शब्दों को जो है रूढ़ शब्द कहते हैं और जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके अर्थ की प्राप्ति अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति होती है, यानी जिनका निर्माण किया जाता है, 2 शब्दों को आपस में जोड़कर इनका निर्माण किया जाता है। यौगिक शब्द के से उसके अवयवों को अलग करके अर्थ निकालते हैं, फिर पूरे शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी जो यौगिक शब्द होते हैं वह 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगर उसके अर्थ को प्राप्त करना है तो पहले हम दोनों शब्द को अलग अलग करेंगे, फिर उसके दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकालेंगे, फिर पूरा अर्थ मिला करके एक अर्थ की प्राप्ति हम करेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। एक शब्द है सुधांशु। सुधांशु जो है एक यौगिक शब्द है जो सुधा और अंशु 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सुधा का अर्थ होता है अमृत और अंशु का अर्थ होता है किरण। सुधा का अर्थ हुआ अमृत और अंशु का अर्थ हुआ किरण। दोनों शब्दों को मिला करके जिस अर्थ की प्राप्ति हमें होती है वह है अमृत की किरणों वाला। यानी सुधांशु का जो अर्थ हमें प्राप्त हुआ वह है अमृत की किरणों वाला। और अमृत की किरणों वाला के लिए चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी चंद्रमा। यहाँ जो अर्थ अभिव्यक्त हुआ उसे क्या कहेंगे? चंद्रमा कहेंगे। यानी इस प्रकार से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यानी 2 शब्दों को आपस में जोड़ करके जिन शब्दों का निर्माण किया जाता है उसको यौगिक शब्द के रूप में जाना जाता है। यौगिक शब्द जो होते हैं उनके अर्थ की प्राप्ति अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही होती है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं योग रूढ़। वे शब्द जिनके अवयवों से कई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन वह एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी इनका भी निर्माण होता है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक साथ कई वस्तुओं का बोध कराते हैं, कई अर्थों को प्रदान करते हैं, लेकिन एक अर्थ के लिए ही यह रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है वारिज। वारिज जो है एक योग रूढ़ शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वारी और ज। वारी का अर्थ होता है जल और ज का अर्थ होता है उत्पन्न। यानी वारिज का अर्थ हुआ जो जल से उत्पन्न हुआ हो, जल से जो उत्पन्न हुआ हो। जल से कई चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शंख हो गया, मोती हो गया, कमल हो गया, ये सभी चीजें जल से ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन वारिज का जो अर्थ रूढ़ हो गया है वह है कमल। कमल शब्द के लिए वारिज शब्द रूढ़ हो गया है, कमल के पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर
योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि शब्द का निर्माण तो यौगिक रूप से हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के हुआ है, लेकिन यह एक अर्थ में रूढ़ हो गया है, तो यहाँ पर योग रूढ़ कहलाएगा। यानी जो शब्द यौगिक होकर भी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द का अर्थ का जो प्राप्ति होता है वह अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से होता है। यानी अब तक हम लोगों ने देखा कि तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग, तीन प्रकार के शब्दों का जो अर्थ है वह अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा ही निकलेगा। वह कौन कौन से हैं? पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इन तीन प्रकार के शब्दों का जो अर्थ है वह अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लक्षणा शक्ति का क्या होता है। हम पहले बता चुके हैं कि शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा शब्द शक्ति जो है दूसरी शब्द शक्ति है, और यहाँ जानेंगे हम लोग कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है। दोस्तों, जब मुख्य अर्थ के लक्षण के आधार पर शब्द के अर्थ की प्राप्ति होती है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरा या गौण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी जब शब्द में मुख्य अर्थ बाधित हो जाए, मुख्य अर्थ की प्राप्ति न हो पाए, तो रूढ़ के आधार पर या किसी प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है और उसी को लक्ष्यार्थ कहते हैं। और यह जिस शब्द शक्ति के माध्यम से किया जाता है उसी शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे एक वाक्य है, मोहन गधा है। मोहन गधा है, यहाँ गधे में मुख्यार्थ बाधित है, मुख्य अर्थ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर गधे का हम मुख्य अर्थ लेंगे तो गधा चार पैरों का जानवर है जो मोहन नहीं है, क्योंकि मोहन के पास दो ही पैर हैं, मोहन के पास चार पैर नहीं है, मोहन चार पैरों वाला जानवर नहीं है, तो मुख्य अर्थ यहाँ बाधित हो गया है। अब हम मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरे अर्थ को ग्रहण करेंगे जो गधे के लक्षण के आधार पर ग्रहण करेंगे, तभी यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहां जब हम लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होगी, और लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हमें मूर्ख के रूप में होगी। यानी गधा का लक्ष्यार्थ जो होगा वह मूर्ख होगा, गधे का लक्ष्यार्थ मूर्ख से संबंधित है। यानी यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है वह मूर्ख है। यानी हम कह रहे हैं कि मोहन जो है एक मूर्ख व्यक्ति है। यानी जहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ या प्रयोजन के सहारे दूसरे अर्थ को प्राप्त किया जाता है, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लक्षणा शब्द के कितने भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो भेद किए जाते हैं, पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। दोनों को हम लोग विस्तार से यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला है रूढ़ा लक्षणा। जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर केवल रूढ़ या प्रसिद्ध के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। यानी जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाए और बाधा उपस्थित होने के बाद केवल रूढ़ या प्रसिद्धि के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है महाराष्ट्र साहसी है। अगर हम यहाँ अभिधा के अर्थ में महाराष्ट्र का प्रयोग करते हैं तो महाराष्ट्र का अर्थ महाराष्ट्र प्रांत से होगा, जो कि एक जड़ है, यह कभी साहसी नहीं हो सकता क्योंकि यह चेतन नहीं है। लेकिन अगर लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से इसे जानते हैं तो लक्षणा के माध्यम से इसका अर्थ हो जाएगा महाराष्ट्र प्रांत के लोग, यानी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, महाराष्ट्र प्रांत के निवासी, जो रूढ़ के आधार पर लिया गया है, इसलिए इसमें रूढ़ा लक्षणा होगी। यानी महाराष्ट्र का अर्थ यहाँ महाराष्ट्र प्रांत के निवासी से है, और यह महाराष्ट्र प्रांत के निवासी जो है महाराष्ट्र शब्द के रूढ़ से प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का जो दूसरा प्रकार है वह है प्रयोजनवती लक्षणा। पहला प्रकार था रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रकार है प्रयोजनवती लक्षणा। जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर
किसी प्रयोजन या उद्देश्य सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। यानी कोई शब्द है, उसके मुख्य अर्थ की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो गई है, मुख्य अर्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते हैं, मुख्य अर्थ से संबंधित किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो उसी को प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में जाना जाता है। जैसे एक शब्द है मोहन गधा है, मोहन गधा है, यहाँ गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख है, मोहन को मूर्ख सिद्ध करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होगा, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है वह मोहन को मूर्ख सिद्ध करना है और मूर्ख सिद्ध करने के लिए हमने गधा शब्द का प्रयोग किया है और गधे का जो लक्ष्यार्थ होता है वह मूर्ख होता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के संबंध के आधार पर प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं। यानी मुख्य अर्थ शब्द के और लक्ष्यार्थ जो हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों के संबंधों के आधार पर जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके भी दो भेद किए जाते हैं। अब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध क्या होते हैं? जैसे एक शब्द है गधा, गधा शब्द है, गधा का जो मुख्य अर्थ है वह चार पैरों वाला जानवर जो गधा शब्द कहने पर हमारे दिमाग में आता है वह जो है मुख्यार्थ हो जाएगा। लेकिन इसका लक्ष्यार्थ भी होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति एकदम गधा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। तो मूर्ख यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो जाएगा और गधा यहाँ पर मुख्यार्थ हो जाएगा। इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? इन दोनों के संबंधों के आधार पर जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके दो भेद किए जाते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ पर पहला है गौणी लक्षणा, जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां पर गौणी लक्षणा होती है। यानी जब गुण के समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति करते हैं तब वहां पर गौणी लक्षणा होती है। जैसे एक वाक्य है रमेश शेर है, तो रमेश तो कभी शेर नहीं हो सकता, लेकिन रमेश में शेर के समान गुण हैं, तो उस गुण के आधार पर हम यहाँ पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर गौणी लक्षणा हो जाएगा, क्योंकि रमेश में शेर के समान गुण हैं और उसी शेर के समान गुण के आधार पर हम यहाँ लक्ष्यार्थ की प्राप्ति कर रहे हैं। और जब गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होगी तो वहां पर गौणी लक्षणा पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शुद्धा लक्षणा, जब गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार पर जैसे समीपता, साहचर्य, आधेय संबंध आदि के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। यानी जब गुण सादृश्य को हम छोड़ देते हैं जो गौणी लक्षणा में था, इसके अलावा समीपता, साहचर्य, आधेय संबंध इन सबके आधार पर जब लक्ष्यार्थ का हमें बोध होता है तो वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। एक शब्द है लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी केवल अकेले तो नहीं आ सकती, क्योंकि जो पगड़ी है वह जड़ है, उसमें जान नहीं है, चेतन नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई लाल पगड़ी धारण किए हुए व्यक्ति है और व्यक्ति आ रहा है तो उसके साथ में लाल पगड़ी आ रही है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा लाल पगड़ी पहने हुए व्यक्ति आ रहा है। अब यह जो अर्थ की प्राप्ति हुई है यह लक्ष्यार्थ है, लेकिन यह गुण के आधार पर प्राप्त नहीं हुआ है, साहचर्य के आधार पर प्राप्त हुआ है। जब साहचर्य के आधार पर हम इस अर्थ को प्राप्त करेंगे तो शुद्धा लक्षणा होगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि समीपता, साहचर्य और आधेय संबंध के आधार पर जब हम लक्ष्यार्थ की प्राप्ति करेंगे तो उसे शुद्धा लक्षणा के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ साहचर्य के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्राप्ति की गई है, इसलिए इस वाक्य में शुद्धा लक्षणा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं। शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत लक्ष्यार्थ ग्रहण करते समय मुख्यार्थ है कि नहीं है, यानी मुख्य अर्थ जो है बचा है कि मुख्य अर्थ पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, इसके आधार पर शुद्धा लक्षणा के दो भेद होते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा, जहां लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ होता है वहां उपादान लक्षणा होता है। यानी उपादान लक्षणा में लक्ष्यार्थ भी होता है और मुख्यार्थ भी होता है, दोनों की उपस्थिति होती है। जहां दोनों उपस्थित होंगे वहां पर उपादान लक्षणा होगा। जैसे
जो उदाहरण है लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ जो लाल पगड़ी है वह मुख्यार्थ है। लाल पगड़ी कहने से लाल पगड़ी का बोध हो रहा है जो सर में बांधा जाता है, तो इसका मुख्य अर्थ हो गया लाल पगड़ी। लेकिन जो लक्ष्यार्थ हुआ लाल पगड़ी पहने हुए व्यक्ति, जो लाल पगड़ी पहने हुए व्यक्ति है यह उसका लक्ष्यार्थ हो गया। तो इस जो वाक्य है इसमें लक्ष्यार्थ भी है और मुख्यार्थ दोनों एक साथ हैं, तो यहाँ पर उपादान लक्षणा हो जाएगा। दूसरा है लक्षण लक्षणा, जहां मुख्यार्थ पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तभी लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है, वहां पर लक्षण लक्षणा होता है, यानी केवल लक्षण के माध्यम से लक्षणा की प्राप्ति करते हैं, वहां पर मुख्य अर्थ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और जहां भी मुख्य अर्थ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा वहां पर लक्षण लक्षणा होगा, केवल मुख्य अर्थ के लक्षण के आधार पर ही लक्षणा की प्राप्ति वहां पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शब्द शक्ति के तीसरे प्रकार को देखते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। अब तक हम लोग शब्द शक्ति के दो प्रकार का अध्ययन कर चुके हैं, एक है अभिधा शब्द शक्ति और दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम लोग शब्द शक्ति के तीसरे प्रकार का अध्ययन करेंगे जो है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के द्वारा किसी वाक्य के अर्थ का बोध न होने पर जिस शक्ति से विलक्षण और चमत्कृत अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जब शब्द में जो अर्थ निहित होता है उसकी न अभिधा के माध्यम से प्राप्ति हो पाती है और न लक्षणा के माध्यम से प्राप्ति होती है, तो एक तीसरे प्रकार के शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे व्यंजना के नाम से जानते हैं। और व्यंजना के माध्यम से जिस प्रकार के विलक्षण और चमत्कृत अर्थ की प्राप्ति होती है उसी को व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। इसे ध्वनि भी कहते हैं, यानी व्यंजना के माध्यम से जिस अर्थ की प्राप्ति होती है जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है उसको ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अर्थ जो है ध्वनित होता है, अर्थ जो है गूंजता है। जैसे एक उदाहरण है व्यंजना शब्द शक्ति का, घर में गंगा है, तो इसका जो अर्थ है न तो अभिधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और न ही व्यंजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि घर में गंगा बह ही नहीं सकती हैं। तो हमें तीसरे प्रकार के अर्थ की तरफ जाना होगा जो हमें व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त होगा। यानी घर जो है गंगा के भांति स्वच्छ और निर्मल है, तो यह इसका तीसरा अर्थ हो गया जो व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आपको बता दें व्यंजना शब्द शक्ति के प्रमुख रूप से दो भेद होते हैं, पहला है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। दोनों का हम लोग एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले देख लेते हैं शाब्दिक व्यंजना क्या होता है। जहां शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है वहां पर शाब्दिक व्यंजना होती है, यानी यहाँ पर शब्द का महत्व अधिक है, शब्द के द्वारा ही व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अगर हम वह शब्द हटा देते हैं तो वहां पर व्यंग्यार्थ जो है समाप्त हो जाता है। यानी जहां शब्दों के माध्यम से व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होगी वहां पर शाब्दिक व्यंजना होगा। जैसे एक उदाहरण है, चीर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृख भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर जो वृख भानुजा शब्द है और हलधर शब्द है, इन्हीं दो शब्दों के माध्यम से व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। वृख भानुजा का जो अर्थ होता है वह गाय भी होता है और राधा भी होता है। हलधर का जो अर्थ होता है वह कृष्ण भी होता है और हल को धारण करने वाला भी होता है। अब यहाँ पर जो हलधर शब्द है इसके दो अर्थ हो गए, एक तो हल को धारण करने वाला, जो किसान होता है वह हल को धारण करता है, लेकिन अभिधा के माध्यम से इसको प्राप्त करने पर अर्थ नहीं मिलता है तो हम व्यंजना का प्रयोग करते हैं और व्यंजना के माध्यम से हलधर हम कहते हैं बलराम को, और यहाँ हलधर का आशय हो गया बलराम और हलधर के वीर से आशय हो गया श्री कृष्ण यानी बलराम के भाई से। तो इन दो शब्दों के माध्यम से इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और व्यंजना शब्द शक्ति के दूसरे प्रकार को देखते हैं जिसका नाम है आर्थी व्यंजना। जहां व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित हो जाता है तो वहां पर आर्थी व्यंजना होता है। यहाँ पर व्यंजना शब्द पर आधारित नहीं होता है, अर्थ पर आधारित होता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन है उसको देख लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध
और आंखों में पानी। यहाँ जो निचली पंक्ति है इसी में आर्थी व्यंजना है, क्योंकि इसमें जो व्यंजना की प्राप्ति होती है वह अर्थ के माध्यम से होती है। आंचल में है दूध, आंचल में दूध नहीं होता है, लेकिन आंचल में दूध से जो माँ के ममता को व्यक्त किया गया है। आंखों में पानी के माध्यम से स्त्रियों के प्रति जो स्त्रियां कष्ट सहन करती हैं उन कष्टों को व्यक्त किया गया है। तो इसमें जो अर्थ की प्राप्ति होती है उसके माध्यम से व्यंजना निखर करके सामने आती है, तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना हो जाएगा। उम्मीद है आपको शब्द शक्तियां समझ में आई होंगी। शब्द शक्ति क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, शाब्दिक व्यंजन कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, अभिधा शब्द क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यह सब आपको समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।